हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है बच्चों? आवाज़ आ रही है? तो चलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन लेक्चर। आपको इस लेक्चर के बाद असली कमांड आना शुरू होगा लीनियर मोमेंटम चैप्टर के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसमें एक बेहतरीन कंसेप्ट पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से चीजों को देखना। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से किसी का लीनियर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, ये दो आर्टिकल पहले मैं आपको सिखा देता हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। बहुत ध्यान से देखना। जो पिछले क्लासेज में एनर्जी कंजर्वेशन को लेके थोड़ा बहुत दिमाग में था, वो भी यहां पे बिल्कुल खत्म होने वाला है। बहुत मजा आएगा देखना। तो लिखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो पहले तो आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से ही समझाता हूं। जैसे ये एम का मास है, ठीक है, और मान लीजिए इधर ये जा रहा है वी नोट से। यहाँ पे एक मास और है 2m का, और ये मान लीजिए जा रहा है 3v नोट से। ठीक, तो अब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, जहां भी होगा वो सब आपको क्लियर है चीजें। जहां भी आएगा वो कैलकुलेशन हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा क्या सेपरेशन है। पर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहां आ जाता है, सेंटर ऑफ मास यहां आ जाता है सिस्टम। ये सेंटर ऑफ मास है इस मोमेंट पर, ये सेंटर ऑफ मास है। तो ये भी किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा अभी सिस्टम पर, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। ग्रेविटी वगैरह पे बिल्कुल ध्यान मत दो, ग्रेविटी को जीरो आप मान के चलो दिमाग में। कोई नीचे नहीं गिर रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं। आपस में मान लो म्यूचुअल का अट्रैक्शन है, वो भी दिमाग में मत लाओ। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता चला जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वी सी एम इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, एम वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो वी सी एम इक्वल टू, यही डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो वेक्टर इक्वेशंस को आप स्केलर से भी लिख सकते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए। तो पहले वाले का ये लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है सीधे सीधे, एम वी नॉट प्लस 2m इंटू 3v0 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना आ जाएगा 3m। तो यहां से जो VCM आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 7 mv0 डिवाइडेड बाई 3m। m से m जाएगा 7v0/3। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा बेटा, वो इस तरीके से एक वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा VCM, जिसकी वैल्यू कितनी है 7v0/3। अगर, अच्छा अब बताइए, इसका लीनियर मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम से, इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं। तो 1 का मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिख देता हूं 1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये आ जाएगा mv0। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आई क्या। बताइए लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 2 का मोमेंटम कितना आ जाएगा 6 mv0 आई क्या। अब मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से लिखता हूं दोनों के मोमेंटम। तो इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा भी कर देता हूं, यही कैलकुलेशन कर देता हूं। यहां रख देता हूं, ठीक है। अब देखिए m and 2m विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अब मेरा जो ऑब्जर्वर होगा वो सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएगा। सेंटर ऑफ मास पर ऑब्जर्वर को बैठा दो यहां। अब जिस फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर बैठ जाता है वो किस में आ जाता है बताइए, रेस्ट में। अब ये ऑब्जर्वर आ गया रेस्ट में। अब वो इसको भी देख रहा हो, इसको भी देख रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के बाद जो भी वेलोसिटी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाती है, सब आपको आता है। तो ग्राउंड फ्रेम से इसके पास v0 था, इसके पास ग्राउंड फ्रेम से 3v0 है। अब सेंटर ऑफ मास का जो
अपोजिट सेंस वाली वेलोसिटी आएगी। जब 7v0 सेंटर ऑफ मास के पास इधर है तो इसको इधर मिल जाएगी कितनी, 7v0/3, और इसको भी मिल जाएगी कितनी, 7v0/3। एक बात ध्यान से यहाँ पे देख लेना पहले ही। बताइए अगर मैं सिस्टम का मोमेंटम लिखना चाहूँ, सिस्टम का मोमेंटम, तो सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा mv0 i कैप प्लस 6mv0 i कैप। तो यह आ जाता है सिस्टम का मोमेंटम, यह आ जाता है 7mv0 i कैप, और जीरो नहीं है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों बात बोलिए मैंने, अभी आपको समझ में आएगा। अगर अब मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक डायग्राम और बना लेते हैं। अब यहां पे मैं नेट वेलोसिटी लिखता हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से नेट वेलोसिटी लिखता हूं। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी, बताइए, इन दोनों को मैं हटा देता हूं यहां से, नेट वेलोसिटी लिखता हूं। नेट वेलोसिटी बताइए कितनी आएगी, इसके पास आएगी, कलर चेंज करके लिख दो इसको, जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी इसमें से ये v0 घटेगा तो कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा 4v0/3, और इसके पास कितनी आ जाएगी बेटा, इधर आ जाएगी 3v0 में से 7v0/3 घटाओ तो ये आ जाएगी मेरे हिसाब से 2v0/3। इसका मास कितना है 2m, और इसका मास कितना है m, इसका मास m। अब ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से दोनों ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम लिखो और फिर पूरे सिस्टम का भी लीनियर मोमेंटम लिखो। अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मोमेंटम लिखता हूं, देखिए आराम से, तो P1 cm लिख देता हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। बताइए लेफ्ट में आ जाएगा कितना आ जाएगा, -4mv0/3 i कैप। दूसरे वाले पार्टिकल का P2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कितना आ जाएगा बताइए, ये भी 2m, ये आ जाएगा प्लस 4mv0/3 i कैप। और ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आप सिस्टम का टोटल मोमेंटम लिखोगे तो वो देखिए दोनों जोड़ के जीरो आ रहा है, मतलब P सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये क्या आ रहा है, जीरो। ये एक बेहतरीन गोल्डन पॉइंट है। अभी मैं इसको जनरल में प्रूव करके दिखाऊंगा, फिलहाल मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दिया है। कहने का मतलब आप ये देखेंगे कि कैसा भी सिस्टम हो, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमेशा एक ऐसा फ्रेम बनता है जिसमें पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। ये बहुत काम आने वाला है, आगे इसका यूज दिखाएंगे तो गहराई बढ़ती चली जाएगी। पर फिलहाल ये एक फेमस क्वेश्चन भी अपने आप में कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा फ्रेम है जिसमें सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। तो इस बात को शब्दों में लिख दीजिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज ऑलवेज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम, जीरो मोमेंटम फ्रेम। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसी बात को मैं जनरल में प्रूव कर देता हूं, जनरल में प्रूव कर देता हूं। देखिए जनरल में कैसे प्रूव करेंगे, ये m1 है, ये m2 है, इसके पास वेलोसिटी वेक्टर v1, इसके पास वेलोसिटी वेक्टर v2। ठीक, पार्टी ये क्लियर है। तो सबसे पहले वेलोसिटी लिख दो सेंटर ऑफ मास की, जहां भी आ जाए। सेंटर ऑफ मास मान लिया यहां आ रहा है, तो VCM वेक्टर ये आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, अगर मैं सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिखता हूं तो ये आ जाएगा P1 विद रेस्पेक्ट टू CM प्लस P2 विद रेस्पेक्ट टू CM
अब बताइए सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो वेलोसिटी दे हुए v1, वो देखिए पिछले पेज में बताई थी मैंने आपको, अपोजिट डायरेक्शन में दी जाती है। तो ये तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल थे तो हमने सीधे सीधे घटा दिया था, पर जनरल डायरेक्शन में होगा तो हम सीधे सीधे नहीं घटा सकते। तो हमको लिखना पड़ेगा पी सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सी एम इक्वल टू, ये आ जाएगा m1 v1 विद रेस्पेक्ट टू सी एम प्लस m2 टाइम्स v2 विद रेस्पेक्ट टू सी एम। ठीक है बेटा, तो P सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। या आप इसको लिखना जानते हैं सीधे सीधे, रिलेटिव मोशन के फंडे आपको आते थे, या मैं अगले पेज पर पहले आपको समझा देता हूं। जैसे आपको लिखना है v1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो ये आता है, इसमें बीच में एक इंट्रोड्यूस करते थे v1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस v ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू 2, याद है ये करते थे। तो हम इसको v1 2 को लिख देते हैं सीधे सीधे, v1 विद, यहाँ पे लिख देते हैं v1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको पलटा दो v2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो और फिर ग्राउंड कॉमन फ्रेम बन जाता है तो हम उसको हटा देते हैं। तो v1 विद रेस्पेक्ट टू 2 को क्या लिख देते हैं, v1 माइनस v2, ये लिखने का तरीका होता है। तो ऐसे v1 विद रेस्पेक्ट टू आपको cm लिखना होगा, ये तो क्या लिखेंगे v1 माइनस vcm, इस तरीके से लिख देते हैं बेटा। ठीक है, ये आपको लिखना आना चाहिए रिलेटिव मोशन से। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिख देता हूं। तो इसको क्या लिख देंगे बताइए, v1 वेक्टर माइनस vcm प्लस m2 टाइम्स v2 वेक्टर माइनस vcm। ठीक है बेटा, अब जरा इन दोनों टर्म को कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करके। vcm आपको क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेन दी जाएगा इसलिए मैं आराम से यहाँ लिख लेता हूँ। vcm आपको पता है, तो ये आ जाएगा p सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1, v1 तो v1 ही रहेगा, माइनस vcm क्या आता बताइए, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 टाइम्स v2 तो v2 रहेगा, और सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी थी, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, जरा देखिए क्या क्या इसमें से कॉमन आ रहा है। p सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर मास, ओरली बताइए, इसमें आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, नीचे ले लीजिए और v1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v1 वेक्टर, और यहीं पे लिख दीजिए माइनस m1 v1 वेक्टर माइनस m2 v2 वेक्टर प्लस, फिर इसको लिख दीजिए, इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, m2 अपॉन m1 प्लस m2 बाहर आ जाएगा, और v2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए m1 v2 प्लस m2 टाइम्स v2 वेक्टर माइनस m1 v1 वेक्टर माइनस m2 v2 वेक्टर, और v2 m1 प्लस m2 आप बाहर ही ले चुके थे। इसमें से ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए ये इसमें से कैंसिल हो गया ये। अब जरा ध्यान से देखिए, P सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर मास, P सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर मास, चलो ठीक। अब देखिए इसमें से m2 बाहर आ जाएगा बेटा, ये आ गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, लिखते जाना मेरे साथ साथ। ठीक है, दोनों से कॉमन ले लीजिए, क्यों यहाँ से भी m1 कॉमन आएगा, तो m1 m2 और m1 प्लस m2 ये सब बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जब देखोगे तो क्या मिलेगा बताइए, यहाँ बनेगा v1 माइनस v2, यही बना। कोई गड़बड़ी हुई है क्या, एक मिनट, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में बचेगा ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, v1 माइनस v2 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा v2 और v2 माइनस v1। ठीक है, v2 माइनस v1। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। मतलब जनरल में भी मैंने कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
ये मैंने एक जनरल डेरिवेशन भी आपको दे दिया। तो 1D हो, 2D हो, 3D हो, कैसा भी किसी भी डायरेक्शन में सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोशन हो रहा हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो लीनियर मोमेंटम आता है वो हमेशा क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेटिंग एक सिंगल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम को मोमेंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंटा। कैलकुलेटिंग लीनियर मोमेंटा ऑफ, अब हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए देख रहे हैं, हमारे लिए यही ज्यादातर यूजफुल होता है। लीनियर मोमेंटा ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हर इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटा फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, m1 m2, मान लीजिए ये जो भी है v1, ये जो भी है v2, यहां सेंटर ऑफ मास कहीं रहा होगा। ठीक, और मुझे पता है VCM क्या आने वाला है, बताइए, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब हम एक एक पार्टिकल का लिखने जा रहे हैं, जैसे 1 का लिखते हैं फिर 2 का लिखते हैं, एक एक पार्टिकल का। ये तो अभी हमने फाइंड आउट कर ही लिया, पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो जीरो होता है। ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया कि पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो होता है। पर अब हम एक एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। ठीक है सर, करता हूं थोड़ी देर में कॉल आपको है। तो अब देखिए, जैसे मैं पहले पार्टिकल का लिखता हूं विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पहले पार्टिकल का ये, तो ये क्या आ जाएगा बताइए। अच्छा, एक गलती मत कर देना, इसमें ध्यान रखना, आप ये मत कर देना कि 1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस P ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये गलत है भाई, ये गलत है। असल में लीनियर मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो ये मत गलती कर देना। ये नहीं, रिलेटिव मोशन की इक्वेशन लीनियर मोमेंटम लिखने में नहीं चलेगी ना, गलत हो जाएगा ऐसे। तो आपको अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा m1 और वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये लिखा जाएगा। ये गलती मत कर देना भाई, ठीक है। लीनियर अभी मैं समझा दूंगा कि वो इक्वेशन कैसे गलत हो जाती है, अभी समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं एक फ्लो में हूं कैलकुलेशन की में, तो इसलिए अननेसेसरी उस पर नहीं जाना चाहता फिलहाल। मैं क्लियर कर दूंगा अभी आपको। तो P1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये आ जाएगा m1। अब ये तो रिलेटिव मोशन में लगी जाएगा v1 माइनस VCM। ठीक, यहां पर इस कैलकुलेशन को कर लीजिए। तो 1 वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये आ जाएगा m1। इसको ओरली लिखिए, तुरंत लिखिए, v1 वेक्टर माइनस VCM, बताइए क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा P1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास m1 अपॉन m1 प्लस m2 बाहर ले लीजिए। उसी तरीके से ये क्या आ जाएगा बताइए, m1 v1 वेक्टर माइनस m1 v1 वेक्टर। एक मिनट, थोड़ा जगह कम पड़ गई, यहां से लिखते हैं P1 विद रेस्पेक्ट टू CM इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो बाहर ले लीजिए इससे। अब यहां आएगा m1 का मल्टीप्लिकेशन, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v1 वेक्टर माइनस m1 v1 वेक्टर माइनस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, ये कैंसिल हो रहा है ये, ठीक। m2 बाहर ले लीजिए इसमें से, तो P1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास m2 बाहर लीजिए इसमें से, ये आएगा m1। एक मिनट, ये मैं पहले बाहर ले चुका हूं इसको, तो ये यहाँ नहीं आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आ गया बेटा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, और इसको मैं क्या कहूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी।
तो P1 विद रेस्पेक्ट टू Cm इक्वल टू, ये बताइए क्या डिफाइन किया था, रिलेटिव मास, और वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू ये क्या है 2। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, देखना कितना यूज करेंगे सवालों में इसको। अभी जरा आंखों से देख लो, फिर आपको लिखना सिखाता हूं। तो अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आपको एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम लिखना है तो म्यू टाइम्स v1 विद रेस्पेक्ट टू 2। अभी इसकी मीनिंग बताता हूं, रुक जाओ, पहले थोड़ा सा तसल्ली रखो, पहले इसको लिख लो, अगले पेज पे चलते हैं या इसी में आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अब देखिए, अब आपने ये सीखा कि अगर ये पार्टिकल m1 है और ये पार्टिकल m2 है, ठीक है, तो इसके पास वेलोसिटी v1 है, इसके पास वेलोसिटी v2 है किसी भी डायरेक्शन में। तो अगर आप इसका लीनियर मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम से लिख रहे हैं p1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सीधे सीधे आ जाएगा m1 v1 वेक्टर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आप 2 का मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा m2 v2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिख रहे हैं, यहां से इस ऑब्जर्वर के लिए लिख रहे हैं आप, तो देखिए P1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अब ध्यान से देखना, तो पूरे मास का क्या ले लो, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास बताइए कितना होगा, ये सीधे लिखो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और अब यहां पे गलती होती है, होनी नहीं चाहिए, ये v12 वेक्टर का क्या मतलब है, ये है वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। कहने का मतलब ये वेलोसिटी cm के रेस्पेक्ट में नहीं है, लेकिन लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आ रहा है। असल में ये टर्म उसको एडजस्ट करता है, जैसे भी करता हूं, पूरा डेरिवेशन दे दिया भाई मैंने, पूरा डेरिवेशन दे दिया है, ये लिखने की सीखने की आवश्यकता है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, सीधे सीधे v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। इसी तरीके से अगर आपको पार्टिकल 2 का लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखना है तो फिर से रिड्यूस मास, रिड्यूस मास कितना, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये, और यहां पे क्या लिखेंगे v21, मतलब पार्टिकल 2 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, नॉट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 2 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू 1। तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा, म्यू लिख दो इसको चाहो तो, और यहां पे क्या आ जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। या एक 1D मोशन में लिख के दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा। जैसे ये m का मास है और इसके पास वेलोसिटी 2 है v0, ये 2m का मास है, इसके पास वेलोसिटी भी v0, मान लो ये। अब ग्राउंड फ्रेम से तो इसका लीनियर मोमेंटम mv0 होगा, इसका होगा 2mv0, लेकिन सेंटर मास फ्रेम से लिखते हैं हम, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो सेंटर मास की वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, तो सेंटर मास फ्रेम से, अच्छा तो पहले सेंटर मास फ्रेम से तो vcm, सॉरी लीनियर, इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं। तो बताइए 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर मास, तो फॉर्मूला क्या आया बताइए, म्यू टाइम्स v1 विद रेस्पेक्ट टू 2 ही आएगा। तो p1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर मास, बताइए म्यू कितना आ जाएगा, m इंटू 2m अपॉन दोनों मास को जोड़ दो तो 3m, ये सीधे लिखा करो भैया। और इसके रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो ये आ गया 0। क्लियर हुआ, ये आ गया 0। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम 0 है। आप दूसरे का भी लिखोगे वो भी 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से चल रहे होते ये m 2m ले लो, चलो m, ये इधर जा रहा है v0 से, ये इधर जा रहा है v0 से, या 2v0 से ले लो, ठीक, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं इसको 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं पहले वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखता हूं, ये सीधे सीधे, ठीक, तो ध्यान से सुनना। तो ये क्या आएगा, म्यू आएगा, म्यू में डायरेक्ट लिखा करो 2m, तभी स्पीड पड़ेगी भाई तुम्हारे पास 3m, ये म्यू लिख गया। और अब लिखना है यहाँ पे v1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ये लिखना है। तो p1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो बताइए ये रिड्यूस मास कितना आ गया, 2m/3, और v1 माइनस v2 करोगे, जब इस v1 1 की वेलोसिटी 2 पर बैठ के देखोगे तो इस 2v0 की वेलोसिटी पलटा के दोगे तो ये कितना आ जाएगा, बताइए -3v0 i कैप आ जाएगा। तो इस तरह से 1 का जो लीनियर मोमेंटम आएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, ये आ जाएगा
माइनस एम वी नॉट आई कैप, चेक कर लो गलती हो गई, 2 है, 2 आएगा, 2 माइनस 2 एम वी नॉट आई कैप। इसी तरीके से अगर दूसरे वाले का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिखोगे, ये लिखना आना चाहिए भैया बहुत अच्छे से। अगर दूसरे वाले का भी लिखोगे लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, तो देखिए लिख के दिखाता हूं, P2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा म्यू V2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इससे आसान क्या है भाई, आपको नया नया अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे सब आसान हो जाता है, सब आसान हो जाता है। तो बताइए P2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, म्यू कितना हो जाएगा, म्यू को ओरली लिखो, बताइए कितना आया था 2m/3, यही रहेगा रिड्यूस मास तो। और यहां कितना आ जाएगा V2 माइनस V1, मतलब 2 की वेलोसिटी 1 पर बैठ के, 2 की वेलोसिटी 1 पर बैठ के, तो पलटा के दोगे तो इधर आ जाएगा प्लस 3v0 आई कैप, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो P2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये आ जाएगा 2mv0 आई कैप। और ध्यान से देखो जब दोनों को जोड़ोगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इस तरह से सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 होगा और इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको सिखा दिया। अब हम देख लेते हैं बेटा अब आपने अभी देखा लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम 0 आया, और इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे लिखा जाता है, रिड्यूस मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। जब हम 1 का लिखते हैं लीनियर मोमेंटम सीएम फ्रेम से, और जब 2 का लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी देखते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे लिखी जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सीएम फ्रेम, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, ध्यान से सुनना। यहां पे मैं पॉइंट यूज करूंगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, ध्यान से सुन लेना, मैं यूज करूंगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको मैं लिख सकता हूं एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन एम, और इसको लिख सकता हूं पी का स्क्वायर अपॉन 2m। तो जिस भी फ्रेम से होगी, मान लो हम पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सीएम फ्रेम से लिख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सीएम फ्रेम ये हो जाएगा सिर्फ 2m1। अगर दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सीएम फ्रेम से लिख रहे हैं, तो अब ये लीनियर मोमेंटम आप अभी निकाल चुके हो, तो 2 विद रेस्पेक्ट टू सीएम का मॉड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2m2। और लीनियर मोमेंटम लिखना अभी आपने सीखा है, अगर P1 लिखना है विद रेस्पेक्ट टू सीएम, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे म्यू टाइम्स V1 विद रेस्पेक्ट टू सीएम, और मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड यहां भी ले लो। अगर P2 लिखना है विद रेस्पेक्ट टू सीएम, तो यहां मॉड ले तो यहां भी मॉड ले लो V2 विद रेस्पेक्ट टू सीएम। ये बात एकदम क्लियर है आपको, इस तरह से लिख सकते हैं आप, आराम से देख लो, ठीक है। ये मैं यूज करूंगा इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, ये मैं यूज करूंगा। तो देखिए अब मान लीजिए दो पार्टिकल हैं M1 M2, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए मैं देख लेता हूं। यहां पे मान लो इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V2, या चाहो कई बार बुक्स वाले U1 U2 लेते हैं, तो चलो मैं U1 U2 ले लेता हूं। तो पहले मोमेंटम लिख के रख लो, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वो भी केवल म्यू, और क्या लिखा जाएगा म्यू टाइम्स U1 माइनस U2, या U12 लिख दो ना सीधे, म्यू टाइम्स और U12 का मॉड, ठीक है। और P2 को क्या लिखोगे, ये सीएम फ्रेम से है, किससे, सीएम फ्रेम से, और P2 को क्या लिखोगे सीएम फ्रेम से म्यू टाइम्स U21, लेकिन दोनों के मोड तो बराबर ही आएंगे। इसको सीधे सीधे U रिलेटिव भी लिख सकते हो, U रिलेटिव, इसको भी क्या लिख सकते हो U रिलेटिव, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है सब। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनना, तो क्या लिखेंगे हाफ m1, तो U1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसके मॉड का स्क्वायर, ठीक, प्लस हाफ m2 और
2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के मॉड का स्क्वायर। अब इसको लीनियर मोमेंटम में कन्वर्ट कर दो, इससे आसानी से आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा p1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन 2m1, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का तो केवल मैग्नीट्यूड आना है, प्लस हाफ यहां क्या आ जाएगा p2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन m2। ठीक है, अब लिख दीजिए वैल्यूज में p1 p2 की वैल्यू लिख दीजिए, ऊपर लिखी हुई है। तो यह आ जाएगा k सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो यह आ जाएगा, ये 2 गलत लिख दिया, केवल m1 होगा। ठीक है, यहाँ m2 है, तो 1/2 m1, इसको क्या लिखेंगे बताइए, ये लिखेंगे म्यू टाइम्स u रिलेटिव, म्यू का स्क्वायर u रिलेटिव का स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा 1/2 m2, मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर थे ही, तो म्यू u रिलेटिव का स्क्वायर यह है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए जो जो कॉमन आ रहा है, के सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, तो मेरे हिसाब से म्यू का स्क्वायर और u रिलेटिव का स्क्वायर बाहर आ गया, और 2 को भी बाहर ले लो, और ये आ गया 1/m1 प्लस 1/m2, और ये फिर से क्या बन गया, रिड्यूस मास ही बन गया। तो के सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये आ जाता है म्यू का स्क्वायर u रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स इंटू 1/म्यू, और ये म्यू एक कैंसिल हो जाता है, तो के सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये आ जाता है बेटा हाफ म्यू u रिलेटिव का स्क्वायर। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है भैया, एकदम रट्टा मार लो इसका, रट्टा मार लो इसका। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी लिखनी है आपको, तो 2 पार्टिकल सिस्टम में काम आएगा, क्योंकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी 2 पार्टिकल सिस्टम की, और रिड्यूस मास भी काम आ जाता है। और हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर है 2 पार्टिकल सिस्टम में। अब 3 पार्टिकल में क्या करेंगे भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ 2 तक ही कर लो, इतने में भी सांसें फूल जाती हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल दे के दिखाएं आपको, और वो भी 1D के लिए करेंगे, ध्यान से सुन लेना। जैसे ये m है, ये जा रहा है यहाँ पे u0 से, ठीक, ये 2m है, और ये जा रहा है 3u0 से। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम CM फ्रेम, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम CM फ्रेम। अब जो पिछली क्लास में जो भी डाउट रह गए होंगे यहाँ पे सब आपके दूर हो जाएंगे। तो अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिखेंगे तो के सिस्टम सीधे सीधे सब डेरिवेशन हो चुका है, क्या आना है फॉर्मूला, हाफ म्यू और u रिलेटिव का स्क्वायर आना है। सीधे सीधे के सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू, म्यू को ओरली लिखा करो, दोनों के मास का मल्टीप्लिकेशन कर दो और दोनों के मास को जोड़ दो, और रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर आई थी एक पार्टिकल पर बैठ के दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी। 1D मोशन के लिए करेंगे तो इस पर बैठ के जब इसको देखोगे, तो इस पर बैठ के इसको देख लो, तो u0 इधर दोगे तो ये आ जाएगा 2u0 का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। के सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कितना आ गया, एक m से m गया, तो ये 2, ये आ जाएगा 4/3 mu0 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की आएगी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और कुछ क्वेश्चंस में यूज करके दिखाते हैं, लेकिन 1D में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, 1D में यूज करेंगे, 1D में यूज करेंगे, ध्यान रखना 1D में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 ब्लॉक होते हैं, ये m का मास, ये m का मास, इसको वेलोसिटी 2v0 दे दी जाती, इसको वेलोसिटी 3v0 दे दी जाती। अब हमें जरूरत पड़ेगी कभी इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इन CM फ्रेम लिखने की जरूरत पड़ेगी जरूरत, ठीक है, पड़ेगी जरूरत हमको।
तो अगर हम यहाँ पे लिखें सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सी एम फ्रेम, सीधे सीधे बताओ हाफ म्यू, म्यू कितना, एम इंटू एम अपॉन एम प्लस एम। और रिलेटिव वेलोसिटी एक पर बैठ के दूसरे को देख लो, जब इस पर बैठ के इसको देखोगे तो कितने से आ रहा होगा, वी नॉट से, तो ये आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सी एम फ्रेम कितनी आ गई बेटा, ये आ जाएगा हाफ और ये आ जाएगा m/2 और वी नॉट का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1/4 एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले में और बताता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक ब्लॉक ये है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इलोंगेशन x1 का है, फिर या और इस समय वेलोसिटी ये m2 का मास है और ये m1 का मास है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 है या u1 ले लो, यहाँ पे वेलोसिटी u1 है और यहाँ पे वेलोसिटी u2 है। फिर आगे चल के मान लो एलोंगेशन बढ़ा या घटा, मैं कुछ नहीं बता रहा, मान लो x2 का एलोंगेशन है, फिर यहाँ पर वेलोसिटी आ गई v1 और यहाँ पर आ गई v2। ठीक है, ये सब हमें ज़रूरत पड़ेगी m1 m2। और फिर मान लो तीसरी जगह हम आए, तो अब एलोंगेशन बढ़ा या घटा मुझे नहीं पता, x3, फिर यहाँ पर मान लो वेलोसिटी आ जाती है v4 और इसकी आ जाती है v3 मान लो, ठीक, v3 v4, या इसको पलटा दो, चलो ये इधर चलने लगता है इस समय। ये सब ग्राउंड फ्रेम से ही दिया वेलोसिटी m2 m1। अब मैं तीनों सिचुएशन में आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिखना चाहता हूँ, ये 1 सिचुएशन, ये 2 सिचुएशन और ये 3 सिचुएशन, कुछ नहीं वही लगाना है। तो बताइए K1 किससे, विद रेस्पेक्ट टू CM, सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, सीधे सीधे बताओ हाफ, रिलेटिव मास डायरेक्ट लिखना, सॉरी रिड्यूस मास सीधे सीधे लिखने की आदत होनी चाहिए, तभी स्पीड आएगी। मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूं। और एक पर बैठ के दूसरे की वेलोसिटी देखोगे तो आ जाएगा u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। K2 लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, रिड्यूस मास ओरली लिखने की आदत होनी चाहिए। फिर बता रहा हूं m1 प्लस m2, और बताइए यहां पर क्या आ जाएगा, एक पर बैठ के दूसरे को देखोगे तो यह आ जाएगा v1 माइनस v2 का स्क्वायर। तीसरे में आ जाइए जरा, K3 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा हाफ रिड्यूस मास, फिर से मैं कहूंगा ओरली लिखने की आदत होनी चाहिए एकदम से, तो ये आ जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। और ये जब इस पर बैठोगे तो अब की बार वेलोसिटी जुड़ जाएंगी, तो इसको मैंने 3 दिया था, 4 कर दिया है, ये v3 था, तो ये कितना आ जाएगा v3 प्लस v4 का स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है ये मैंने आपको सिखाया। अब इसमें हम आगे कर लेते हैं। अभी आपने ये देखा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी आती है, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जो अभी बात कर रहे थे, तो फॉर टू पार्टिकल सिस्टम कितनी आ जाती है, हाफ म्यू और यू रिलेटिव का स्क्वायर, ये आ जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये आ जाती है। अब हम निकालेंगे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम से, और उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का टर्म किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। तो बहुत ही क्रूशियल डेरिवेशन है, मजा आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू, यहां से देख लें ग्राउंड फ्रेम, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। पहले मैं इसको जरा समझा देता हूं, फिर बताता हूं क्या याद रखना है। अभी हेडिंग से हो सकता है कंफ्यूजन आ गया हो, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, अभी क्लियर होता है। अच्छा, फिर से काम हम वही टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। अब एक पार्टिकल m1 ये है और एक पार्टिकल m2 ये है। इसके पास मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, इसके पास वेलोसिटी v2। ठीक ठीक है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करना है मुझे,
सेंटर ऑफ मास को इसमें इंट्रोड्यूस करना है। तो चलिए पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। ये ग्राउंड फ्रेम से ही है, सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये क्या लिखी जाएगी सिंपली, हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर, यही लिखी जाएगी। अब मैं सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो सेंटर ऑफ मास को मैं इस तरह से इंट्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखूं तो क्या लिखी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सी एम, वेक्टर इक्वेशन। लेकिन ये क्या हो गई, ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी, ये सी एम की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से, जिसका एक्सप्रेशन क्या आ जाता था ग्राउंड फ्रेम से बताइए, ये था m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है, ये था। और इसी तरीके से जब आप v2 को लिखोगे विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा v2 माइनस vcm। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से। तो v1 v2 को मैं यहां से रिप्लेस किए दे रहा हूं, ठीक है। तो vcm को इधर ले जाओ, क्योंकि मुझको सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करना है बेटा, यहां पर सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करना है मुझे, सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करना है मुझे, ठीक है। चलिए तो के सिस्टम के चलो मैं के लिख देता हूं, आखिरी में रिप्लेस कर दूंगा, इतना तो समझ ही रहे हैं आप कि ग्राउंड फ्रेम से एनर्जी लिख रहे हैं। तो हाफ m1, बताइए v1 को क्या लिखूंगा, v1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं cm, वेक्टर इक्वेशन है, प्लस v सेंटर ऑफ मास, क्लियर है, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हाफ m2, और v2 को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए v2 cm के रेस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर करना होता है तो हमेशा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, और वो अभी तक मैंने आपको सिखा दिया था, तो इसको मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लूंगा, ठीक है। इतना मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। तो k इक्वल टू हाफ m1, बताइए जब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते थे, तो एक बार इधर मैं लिख के दिखा देता हूं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब a वेक्टर डॉट b का स्क्वायर, ये आता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, ये आता है, इस पर ध्यान दे लेना a डॉट b पर। तो यहां पर क्या आएगा, v1 cm का स्क्वायर प्लस v cm का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 cm डॉट vcm, ये आएगा। इसी तरीके से यहां पर आएगा हाफ m2 v2 विद रेस्पेक्ट टू cm का स्क्वायर प्लस vcm का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v2 cm डॉट vcm, ये आएगा। अब इसमें से एक काम कर लो, ये 1 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, ये 2 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, और इन टर्म्स को बाहर करो इसमें से, हाफ m1 v1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, v1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ m2 और v2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लो, प्लस ध्यान से देखना, ये आएगा हाफ m1 और vcm का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस हाफ m2, यहां से आएगा ये टर्म इसके साथ, हाफ m2 vcm का स्क्वायर। अब जो बच गया उसको जरा ध्यान से देखना, जो बच गया उसको जरा ध्यान से देखना, क्या बच गया बताइए, k इक्वल टू, ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, देखो ये पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सीएम फ्रेम से, ये दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सीएम फ्रेम से, तो ये वही सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सीएम फ्रेम। और बताइए सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सीएम फ्रेम क्या थी, अभी अभी तो निकाली थी, हाफ म्यू, अब वैल्यू पुट करके यही आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा यू रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक। और इस टर्म को ध्यान से देखो, ये क्या, अच्छा एक टर्म और रह गया, उसको तो पहले लिख देता हूं, एक मिनट, प्लस, अब जरा यहां से देखना, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये आएगा m1 v1 cm डॉट vcm प्लस इसमें m2 से जरा मल्टीप्लाई करना, इसमें हाफ m2, देखो यहाँ 2 से 2 जाएगा, और ये आएगा m2 v2 cm डॉट vcm
ये आएगा। अब इस टर्म को जरा अलग से समझो, ध्यान से देखना। अगर मैं इस टर्म को आपको एक्सप्लेन अलग से कर दूं, तो अगर मैं इसमें से m1 v1 cm वेक्टर प्लस m2 v2 cm वेक्टर और डॉट ले लूं इसका VCM का, VCM ये डॉट प्रोडक्ट को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं भाई। आप डॉट प्रोडक्ट इससे लिखोगे तब भी ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसके साथ लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब ये लिखा हुआ है सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्या था, 0 था। तो ये टर्म बन गया 0। ये क्रूशियल पॉइंट है इस डेरिवेशन का। ये टर्म क्या बन गया, 0। ये क्रूशियल पॉइंट है बेटा इस डेरिवेशन का। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो अब जरा इसको आगे बढ़ा लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो K इक्वल टू ये क्या बन गई, ये बन गया अब हाफ म्यू और U रिलेटिव का स्क्वायर प्लस, और ये बन गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 प्लस m2 और VCM का स्क्वायर। तो ये ध्यान से लिखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक बेहतरीन डेरिवेशन है। याद रखने के लिए आप इसको रिलेटिव मोशन की तरह याद रख सकते हैं, रिलेटिव मोशन की तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको। याद रहेगा कि ये टर्म हमेशा कितना होता है, हाफ म्यू U रिलेटिव का स्क्वायर, ये मैंने आपको समझा दिया था। और CM की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम से क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और पूरे मास को कहां पर रख दो, सेंटर ऑफ मास पर। पूरे मास को कहां पर रख दो, सेंटर ऑफ मास पर। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी आएगी CM फ्रेम से। ठीक है, देखो जरा, जैसे इस तरीके का कोई सिस्टम आपको दिया हो, कोई भी सिस्टम दिया हो, ध्यान से देखना, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, और ये जा रहा है किसी V0 से, और इस पर बैठ के एक ऑब्जर्वर देख रहा है। और एक मिनट, एक सिस्टम आपने बड़ा सा ले लिया, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, ये जा रहा है V0 से, और यहां पर आप पूरा मास रखा हुआ मान लेंगे, कितना, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ठीक, और अब मान लीजिए इसमें कुछ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ये m1, ये m2, ये m3, हमने 3 ही पार्टिकल ले लिए। चलो, अब ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, और ये वेलोसिटी v3 है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटी दी है v1 v2 ये CM फ्रेम से है, मतलब जो ऑब्जर्वर यहां बैठा है वो ये देख रहा है, वो ये देख रहा है, वो ये देख रहा है, और जो V0 है ये ग्राउंड फ्रेम से है। अंतर समझ लेना तभी लगा पाओगे, अंतर समझ लेना तभी लगा पाओगे। तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर ग्राउंड फ्रेम से लिखी जाए तो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम क्या लिखी जाएगी, पहले तो अब वही तरीका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ CM विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखा जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इक्वल टू सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी CM फ्रेम से, CM फ्रेम से ये वेलोसिटी दी हुई है, तो आप क्या लिख दोगे बताइए, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 और v3 का स्क्वायर। ये तो हो गई सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी CM फ्रेम से, और प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। जब सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम से लिखोगे तो पूरे मास को यहां रखा हुआ मानोगे, और ये जो वेलोसिटी दी है ये आपको ग्राउंड फ्रेम से दी है, तो ये लिखा जाएगा हाफ m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये आ जाएगा V0। और 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए आपको मैंने लिखने का तरीका बता ही दिया।
टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जरा लिखते हैं। जैसे टू पार्टिकल सिस्टम होते ही है, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम होता, टू पार्टिकल सिस्टम होता तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास है, जैसे इसका भी मास m ले लेते हैं, इसका भी मास m ले लेते हैं, और ये मान लो इधर v0 से जा रहा है और ये 3v0 से जा रहा है, तो बताइए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा mv0 प्लस m इंटू 3v0 डिवाइडेड बाई 2m, तो m सब में से जाता है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आ गई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये आप एक काम करो ना, डायरेक्ट लिख सकते हो ना सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में, तो खैर यहाँ तो ग्राउंड से भी लिख सकते थे, पर ऐसे ही मैं लिख के दिखा रहा हूँ केवल जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो 3v0 और v0, तो ये आ जाएगा 2v0। अब 2v0 से सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, तो अब एक डायग्राम जरा सेंटर ऑफ मास से बना लो, इसका एक डायग्राम सेंटर ऑफ मास से बना लो, इससे इसको देखो और इसको देखो, जब इस पर बैठ कर देखोगे तो ये 2v0 से राइट में जाएगा, तो ये आपको इधर आता हुआ दिखेगा v0 से, और ये 2v0 इधर है, तो ये 2v0 इसको भी पलटा के दोगे, एक मिनट उल्टा, ये इधर जाएगा, क्योंकि 2v0 पलटा के दोगे, 3v0 इधर है, तो इधर नेट वेलोसिटी v0 बचेगी, इसके पास v0 इधर है, पलटा के 2v0 इधर दोगे तो इसके पास v0 इधर बचेगी। वैसे भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मोमेंटम जीरो होना था, तो अब मोमेंटम जीरो हो रहा है, mv0 राइट को और ये mv0 लेफ्ट को, और ये जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे कितना मास रखा जाएगा 2m, और ये खुद कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 2v0 से। तो अगर अब आप सीधे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ cm विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पूछोगे तो इसकी एनर्जी लिखेगा हाफ mv0 स्क्वायर, प्लस इसकी भी एनर्जी कितनी लिखेगा हाफ mv0 स्क्वायर, और प्लस सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास कितना रखा हुआ है 2m, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है बेटा 2v0। थोड़ा सा मैंने लिख के दिखा दिया जिससे थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आपको। तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, तो ये तो आ गया बेटा mv0 का स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 गया, ये कितना आ गया 4 mv0 का स्क्वायर, तो जब जोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई ग्राउंड फ्रेम से 5 mv0 का स्क्वायर, ये आ गई। अच्छा अब यहाँ पे जरा ग्राउंड फ्रेम से एनर्जी निकालना, यहाँ पर देखो वही आंसर आएगा, इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ mv0 का स्क्वायर, प्लस इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ m और 3v0 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये आ गई हाफ mv0 का स्क्वायर प्लस 9 mv0 स्क्वायर बाई 2, और जोड़ोगे तो ये आ जाता है 5 mv0 का स्क्वायर। ये मैंने कंफर्म कर दिया कि आप दोनों मेथड से एनर्जी लिखें, इसकी ग्राउंड फ्रेम से ऐसे लिखें या ग्राउंड फ्रेम से ऐसे लिखें, दोनों से एक्सप्रेशन विल कम आउट सेम, ये मुझे बताना था। अब इसमें एक बहुत ही गोल्डन ऑब्जर्वेशन और है, बहुत ही गोल्डन ऑब्जर्वेशन और है। देखिए एक ऑब्जर्वेशन जो कि आपके क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम का, ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन और, ऑब्जर्वेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी ये है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। क्यों हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम को यूज करते हैं अभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस में। तो ग्राउंड फ्रेम से क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ cm विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये आ जाएगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फ्रेम है जिस फ्रेम से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, देखिए सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा बताइए, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम किस फ्रेम से दिखेगी आपको दिखेगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। किससे दिखेगी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से दिखेगी। ये टर्म विल बी जीरो फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से के सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जो हाफ म्यू और यू रिलेटिव का स्क्वायर आता है, ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आती है,
ये क्या आती है। तो बच्चों अब इसमें हम देख लेते हैं आगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में हमने ग्राउंड फ्रेम से लिखी है, इसको लेके हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कुछ अच्छे क्वेश्चंस में किस तरीके से लगाते हैं। तो मैं केवल अभी आपको इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा और क्लास थोड़ी सी लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस अगले क्लास में कवर करूंगा, लेकिन इक्वेशन लिखना सिखा देता हूं फिलहाल, ठीक है। तो इक्वेशन ये थी हमारी, तो मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूजिंग के सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू के सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस के सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है ग्राउंड फ्रेम से, और ये इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने ड्राइव कर लिया था। ये म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर आता है, और केसीएम क्या आता है, केसीएम तो आएगा आपका पूरा का पूरा मास आप कहाँ पे रख देंगे, सेंटर ऑफ मास पर, और ये आ जाएगा वीसीएम का स्क्वायर। इसको यूज करके हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं। जैसे सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिचुएशन अच्छी है, हालांकि मैं करा भी चुका हूं कई तरीके से आपको। अब इसकी इक्वेशन लिखना सीख लो। यहां पर आपने इसको m के मास को एक v0 की वेलोसिटी दे दी, ठीक है। इसका मास मान लीजिए एक काम कर लो, इसको m2 और m1 लिख लो। थोड़ा सा कैपिटल m और स्मॉल m में फिर कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा स्मॉल m है कौन सा कैपिटल m है, ठीक है। अब मुझे एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सब कुछ स्मूथ है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये इस पर धीमे धीमे चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, एक लोकेशन ऐसी आएगी जब ये इस पर चढ़ना बंद कर देगा, और वो पोजीशन ऐसी होगी जिस समय इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी मिनिमम, पर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा। तो उसी सिचुएशन में हम देख लेते हैं, कि मान लीजिए ये सिचुएशन यहां पर आ गई और इस पे इसने चढ़ना अब क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसका मतलब ऐसा तभी होगा जब ये किस में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा, और ये दोनों किसी कॉमन वेलोसिटी से जा रहे होंगे, और इस समय जो हाइट होगी यहां से यहां तक यही h होगी, और ये क्या होगी, मैक्सिमम। अब मुझे यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। लिखने को तो देखिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन आप देख लो चीज़ों को डिफरेंट वे से सीख लो। जैसे ये तो क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व होगा, तो हम ये लिख सकते हैं, अगर पहली क्वेश्चन लिखें कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m0, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फिर हमने m ले लिया, एक मिनट, इनिशियल मोमेंटम होगा mv0, फाइनल मोमेंटम दोनों के पास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2v। तो यहां से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, mv0 अपॉन m1 प्लस m2 ये निकाल लो बड़े आराम से। और फिर जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है v तो निकला है, तो अब आप लिख दो फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, सेकंड इक्वेशन u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, क्योंकि जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं सब कैसे लग रहे हैं, कंजर्वेटिव लग रहे हैं, और फिर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन पूरे सिस्टम पे वर्क करेगा नहीं, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो बताइए इनिशियल, अच्छा रेफरेंस ग्रेविटी का हम यही मान लेते हैं, रेफरेंस ग्रेविटी का हम यही ले लेते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है यहीं पर पूरे सिस्टम की, ठीक। अच्छा इसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा नहीं, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहां पर होगी उतनी बाद में रहेगी। तो जो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी वो केवल किसकी चेंज होगी बताइए, वो केवल m1 की चेंज होगी, m2 की चेंज होगी नहीं। तो उसकी कोई चिंता है नहीं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये हम फाइंड आउट करें। तो इनिशियल ग्रेविटी की एनर्जी इसकी मान लेते हैं 0, उसकी भी वही 0 मान लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, प्लस के इनिशियल केवल इसके पास काइनेटिक है हाफ mv0 स्क्वायर, फाइनल ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की बढ़ी और वेज की जहां थी वही रही, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो मैं इसको केवल लिख देता हूं m1gh प्लस इसकी में कोई चेंज आया नहीं वेज की में, और के फाइनल पूरा सिस्टम कितने स्पीड से मूव कर रहा है बताइए,
ये मूव कर रहा है बेटा m1 v0 अपॉन m1 प्लस m2, और बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा इसको सॉल्व करना। आप यहां से h की वैल्यू बड़े बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर फिर आप दूसरा मेथड क्यों बता रहे हैं? कुछ केसेज ऐसे आएंगे जहां पर ये इतना बढ़िया से काम नहीं करेगा, वही काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर मुझे यहां पर इसको लिखना है, फिर से सेम क्वेश्चन में मैं दूसरे मेथड से लिखता हूं एनर्जी कंजर्वेशन। अब ध्यान से देखना, ये है इसके रेस्पेक्ट में, फिर से इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 0, तो ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से जा रहे हैं, और यहां पर इसके पास v0 की स्पीड है, ये m2 का मास, ये m1 का मास और ये m2 का मास। अब यहां पर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा रहा हूं, सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। देखिए डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा। तो अब बताइए, हम लिखेंगे यहां पर k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, यही लिख रहा हूं। ये मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहा हूं, और यहां पर ये भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहा हूं, और पोटेंशियल एनर्जी का वही रेफरेंस मैं यहां ले लेता हूं। इसका जहां सेंटर ऑफ मास होगा वो रहेगा। फाइनली भी इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज है नहीं, m1 का सेंटर ऑफ मास बदला है, और मान लीजिए ये यहां से h चला गया, h के हाइट ऊपर चला गया। तो अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास की एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो बताइए क्या लिखते थे? इसको लिखते थे k सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस k cm, ये इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं, ये k cm विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और प्लस इनिशियल ग्रेविटी 0 मान लेते हैं, इक्वल टू k फाइनल k डैश सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस k डैश cm विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्रेविटी की जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी ये हो जाएगी बेटा m1g(h). अब इस इक्वेशन को लिखिए, देखिए मजा आएगा आपको, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए सिस्टम की एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, आप याद करो मैंने क्या लिखना सिखाया था, हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में ये चल रहा है तो vcm, सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही रहेगा जो भी रहेगा, m1 v0, इसकी तो 0, इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं, सॉरी ये मूव नहीं कर रहा है, m1 प्लस m2, इसको vcm रख लो। अच्छा vcm जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, vcm तो यहाँ भी यही होगा, क्यों vcm में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, हाफ m1 प्लस m2 और vcm का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू, बताइए अब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, यहां पे फिर से लिख दीजिए हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास की एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, m1 प्लस m2 और vcm का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई m1g(h). अब ध्यान से देखो, ये टर्म क्या कर गया बेटा, कैंसिल आउट कर गया, और जब ये फाइनली इसके ऊपर मैक्सिमम हाइट तक रीच कर गया है तो बताइए इसके रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0 है भैया। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इस पर बैठ के इसको देखोगे तो v0, बाद बाकी रिड्यूस मास पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक। और रिलेटिव वेलोसिटी v0 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू, और यहां पर बताइए हाफ म्यू m1 m2 अपॉन ये आ जाएगा m1 प्लस m2 और रिलेटिव वेलोसिटी 0 का स्क्वायर और प्लस m1g(h). शायद आपको देखिए बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो आपको एक स्टेप में h निकल के आ गया। अब आप कहेंगे सर आपने इतना लेंदी लिखा है, भैया लेंदी नहीं लिखा है, सिखाने के लिए लिखा है, एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। एक स्टेप में लिखा जाएगा कि यहाँ पर ये एनर्जी सीधे सीधे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, ना कोई मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन जरूरत ही नहीं पड़ी, ना कोई सॉल्विंग की जरूरत पड़ी, सीधे सीधे एक स्टेप में आ गया। तभी तो यार चीज बताई जा रही है, इससे आसानी होगा कुछ। तो बताइए यहां से m1 से m1 मर जाता है तो h की वैल्यू अगर पूछता है तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, m2 v0 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2g।
एक लाइन में आंसर आता है, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर आता है बेटा, एक लाइन में आंसर। देखिए दूसरी जगह भी अब इसी का यूज करूंगा मैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक था, ध्यान से देखना, यहां पर यूज करके दिखाता हूं इसी इक्वेशन का। ये m2 का मास है, ये m1 का मास है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इस समय डेल्टा x की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखना। और मान लो आपने इसको v नोट दे दिया। अब मान लो एक सिचुएशन ऐसी आई जिस समय, इक्वेशन लिखना सीखना बेटा, केवल इक्वेशन लिखना, ये m1 का, m2 का मास, ये m1 का मास, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u1 हो गई और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u2 हो गई, और स्प्रिंग में कंप्रेशन या इलोंगेशन जो भी है ये हो गया मान लीजिए x नोट, मान लीजिए x नोट हो गया, या x हो गया, कितना हो गया x। अब मुझे यहां से यहां एनर्जी लिखनी है, तो इस क्या लिखनी है, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखनी है। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब देखो मजा आएगा लिखने का आपको। अब बताइए क्योंकि सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जितनी यहां होगी, जितनी यहां पर होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, क्या वीसीएम तो यहां भी उतना ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब जब ये एनर्जी आप लिखोगे ग्राउंड फ्रेम से, तो क्या तरीका बताया था हमने, हाफ म्यू, म्यू रिलेटिव, देखो अब एक लाइन में लिखा जा रहा है m1 प्लस m2, और रिलेटिव एक ब्लॉक पर बैठ के दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी लिखेंगे v नॉट का स्क्वायर, प्लस के सेंटर ऑफ मास की एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ मास की कितनी आ जाएगी m, हालांकि ये कैंसिल आउट होनी है, तो VCM क्योंकि दोनों ही जगह सेम है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। बेसिक से बिल्कुल लिखना सिखा रहा हूं इस इक्वेशन को, इक्वल टू, अब बताइए फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी सिस्टम की पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिखेंगे, जो कि कितनी आती है, हाफ म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और v रिलेटिव एक पर बैठ के दूसरे की स्पीड लिख लो, u1 माइनस u2 का स्क्वायर, और प्लस हाफ सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये तो हो जाएगा VCM का स्क्वायर, और प्लस इस समय स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन अगर x है, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, बताइए, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो ये टर्म कैंसिल कर गया बेटा, ज्यादातर केस में ये कैंसिल कर जाता है। क्लियर हुआ, ये बहुत आसानी से लिख लिया। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये फाइनल इस समय काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये सीधे सीधे x निकल कर आ जाएगा। अब मान लीजिए इसी में एक सिचुएशन ऐसी आ गई, देखना इसका मजा कहां आएगा, यहां मजा आएगा इसका, क्योंकि क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है ज्यादातर, ये यूज होने वाला है। मान लो ये m है और ये 2m है, ले लेता हूं मैं, और इस समय डेल्टा x की वैल्यू 0 है। इस समय मैंने इसको स्पीड दे दी 2v नॉट, इसकी स्पीड 2v नॉट दे दी, ठीक है। और अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कि फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन, ये सब क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। हम केवल आपको इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं फिलहाल, ठीक है, इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो गया, खत्म हो गया, मतलब ये भी u से जा रहा है, ये भी u से जा रहा है, और इस समय इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी है वो x नॉट है। अब मुझे तो केवल एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है, एनर्जी की इक्वेशन। तो पहले अब मैं ओरली और आसान करने जा रहा हूं। देखो आप क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये लिखने जा रहे हैं। अब इनिशियल एनर्जी में क्या आएगा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो सिस्टम की एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो क्या होती है, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, प्लस सेंटर ऑफ मास की एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो यहां होगी वही यहां होगी, और ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। तो अब उस टर्म को लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे हो जाएगा हाफ म्यू, म्यू कितना, m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m, और रिलेटिव वेलोसिटी ये तो अभी रेस्ट में, तो बताइए कितनी हो जाएगी, 2v नॉट का स्क्वायर, और यहां पे k नॉट का टर्म और आएगा, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैंने k नॉट लिख दिया है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि स्प्रिंग में ना कोई इलोंगेशन है ना कोई कंप्रेशन है। और बताइए ये क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा बेटा, ये सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखोगे तो अब की बार m इंटू 2m, रिड्यूस मास एरिया लिखा मैंने,
और अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे ये जीरो बन गया, और प्लस के नॉट, और स्प्रिंग की एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये टर्म तो क्या बन गया, जीरो बन गया। तो जो एक्स नॉट का कंप्रेशन है इस मूवमेंट पर, क्या वो डायरेक्ट निकल कर आ गया? इसका मजा यहां आने वाला है, क्या डायरेक्ट निकल कर आ गया? ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंट सिचुएशन में यूज करना इसको सिखाया। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में यूज करना सिखाया। अब बेटा इसमें हम कुछ एक इरोडो का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं आपको, और यही एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये यहां पे थीटा का एंगल है, और इसका मास मैं m2 कह देता हूं, और एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है m1 मास का। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू 0 एट ऑल सरफेसेस, सभी सरफेसेस पर फ्रिक्शन क्या है, 0। अब सवाल ये पूछा जाता है इसमें कि जब ये बॉटम पर पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड बतानी है विद रेस्पेक्ट टू m2। ठीक है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, released from rest, find the speed of m1 with respect to m2 when m1 reaches the bottom। reaches the bottom। इसमें मेथड 1 और मेथड 2 लगाते हैं। ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2 लगाते हैं। तो मेथड 1 यूजुअल मेथड जो किसी के भी दिमाग में आता है, मेथड 1 छोटा डायग्राम बनाने की जरूरत है। अच्छा, इसकी हाइट h दी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाइट h दी हुई है। डायग्राम छोटा ही बना लो और एकदम इसको हवा में टांग लो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी लग रहा है वो सब ठीक है, हम नहीं मान रहे कि वर्टिकल में कुछ मूव किया, ये m1 केवल मूव किया। और यहां पर जब ये आ जाएगा, छोटा डायग्राम बनाने से बस जगह थोड़ी बच जाएगी। अब ये m1 है और ये m2 है, तो अब ये तो आपको क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगेगा नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पर v2 से चल रहा है और ये यहाँ पर v1 से, और यही v1 पूछा है, तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, इसके रेस्पेक्ट में ये v1 दी हुई है, तो ये सीधे सीधे निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। ठीक, तो बेसिक मेथड एक तो ये हो जाएगा कि मैं इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से ही। तो पहला मेथड हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, बताइए इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, और ये डायरेक्शन ले लेता हूं मैं पॉजिटिव। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन आएगा, पर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, सब आपको आ जाएगा। अब मैं ये जो वेलोसिटी v1 दी हुई है, ये आपको वेज के फ्रेम से दी हुई है, और इसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। जैसा आपको देखे वैसा ही लिखो, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। तो पहले मुझे इसको भी ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा, तभी मैं मोमेंटम का इक्वेशन सही लिख पाऊंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जरा मैं ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूं, जैसे मैंने अदर क्वेश्चंस में पहले भी किया। तो वेलोसिटी ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सीधे सीधे ये लिखता हूं, इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू m2, m1 विद रेस्पेक्ट टू m2 प्लस वेलोसिटी ऑफ m2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सीधे। तो वेलोसिटी ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू m1 विद रेस्पेक्ट टू m2। ध्यान रखना इस एरो को ही बनाया करो, इससे अच्छा मुझे कोई मेथड नहीं लगता बेटा। और एंगल आप यही देख लो, एंगल ये बनेगा या थीटा, तो यहां से हॉरिजॉन्टल से थीटा बन रहा है, तो ये थीटा बना दिया, प्लस m2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर देखो ये आ रहा है v2। इसके यहां पे कंपोनेंट कर लीजिए सीधे सीधे, इतने सब विद्वान हो यार अब आप। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा बेटा v1 cos थीटा, ये कंपोनेंट आ जाएगा v1 sin थीटा। ठीक है, ओके। अब v1 cos थीटा को v2 से ज्यादा ही मान लो, क्योंकि m2 के पास मोमेंटम लेफ्ट में, तो इसके पास ग्राउंड फ्रेम से मोमेंटम राइट को होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है।
तो मैं इसकी जो वेलोसिटी को इधर दिखा देता हूं, v1 cos थीटा माइनस v2, और वर्टिकल में दिखा देता हूं v1 sin थीटा। लेकिन वर्टिकल में तो मोमेंटम कंजर्व है नहीं, तो मैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल में लगा रहा हूँ, तो मेरे को तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी से मतलब है केवल, ठीक है, इससे मतलब है। और यहाँ पर ये m1 का मास है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम इसका तो लेफ्ट में नेगेटिव लिखा जाएगा, तो माइनस mv2, और प्लस ब्लॉक के पास मोमेंटम राइट में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वर्टिकल कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आ जाएगा v1 cos थीटा माइनस v2, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन की, जो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी है वही दोनों की किसमें कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक में। इतना सब जानते हैं यार। तो m1gh इक्वल टू, बताइए इस ब्लॉक के पास कितनी काइनेटिक है, ये आ जाएगी हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा काइनेटिक एनर्जी हम ग्राउंड फ्रेम से ही लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से, तो इसकी वेलोसिटी भी ग्राउंड फ्रेम से ही पता होनी चाहिए, और जो कि मैंने पहले ही लिख ली है। तो ये आ जाएगा हाफ m1, बताइए इसकी ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जो हाफ mv स्क्वायर होता है वो रिजल्टेंट होता है, पर जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो आप ये काइनेटिक एनर्जी लिखो और ये लिखो, आंसर सेम ही आ जाता है, ठीक है। तो हाफ m1 v1 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बताइए v1 cos थीटा माइनस v2 का स्क्वायर। और जब आप सॉल्व करेंगे तो भैया मेरे हिसाब से तो काफी लेंथ आने वाली है, काफी लेंथ आने वाली है, ठीक है। लेकिन यूजुअल मेथड यही कोई भी करेगा, ठीक है, कोई भी इसी मेथड को अप्लाई करेगा। हम थोड़े से स्मार्ट मेथड को लगाते हैं, स्मार्ट मेथड जो हमने सीखा है अभी, काइनेटिक एनर्जी को सेंटर ऑफ मास का यूज करके कैसे लिखते हैं, तो उसका जरा यूज करके मैं इसी इक्वेशन को लिखना सिखाता हूं आपको। मेथड 2, तो देखिए ये वेज था, m2 का मास यहां पर रखा हुआ था ये, ठीक, इसको रिलीज किया सिस्टम को, ये बॉटम पर पहुंचा और इसने अचीव की v1 की वेलोसिटी, इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट, और इसने अचीव की v2। h का हाइट था। तो अब मैं सीधे सीधे, अब यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन स्किप हो जाती है, तो अब मैं यही लिखने जा रहा हूं, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। बस इसका मजा उठाओ, अगर लिखने की ताकत आपके दिमाग में है तो इसका मजा उठाओ फिर, लेकिन मजा तभी उठा पाओगे जब लिखने की ताकत हो, और मैंने काफी बेसिक से पढ़ा दिया है, अगर आपके पास ताकत है तो आप सीख गए होंगे अब तक आप, ठीक है। अब इनिशियल एनर्जी, अच्छा सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। यहां पर बताइए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, दो इसलिए होंगे कि हॉरिजॉन्टल में तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा नहीं, लेकिन वर्टिकल में सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा भाई, क्योंकि वर्टिकल में सेंटर ऑफ मास पर वेलोसिटी आ जाएगी। तो VCM y को मैं कह देता हूं v0 कह देता हूं। तो मुझे यहां पर सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसलिए ये एक बेहतरीन सवाल है। कोई नहीं, सब आएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, सब आ जाएगा, कोई चिंता ना करो। ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, वो सब सिखा दूंगा मैं। यहां पे अब देखिए, तो अगर काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से लिखते हैं, हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर प्लस k नॉट, सेंटर ऑफ मास की एनर्जी ग्राउंड फ्रेम से, प्लस इनिशियल एनर्जी आ जाएगी m1gh इक्वल टू फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो एक तो यही लिखेंगे हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर प्लस k नॉट डैश कर दीजिए भले इसको चाहो तो, प्लस u फाइनल 0, क्योंकि मैंने ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी जब ये बॉटम पर आ गया तो क्या मान ली, 0 मान ली, क्या मान ली, 0 मान ली। अब यहाँ पे म्यू v रिलेटिव, देखिए इनिशियली तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों में है नहीं, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0, तो ये टर्म क्या हो गया 0, और सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में था तो ये टर्म भी क्या हो गया 0। तो इनिशियल एनर्जी देखो कितने स्मार्ट तरीके से आ गया, m1gh बची। अच्छा फाइनल रिलेटिव, ये म्यू होता है इसमें रिड्यूस मास, तो व्हाट विल बी द रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम, ये आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा।
और रिलेटिव वेलोसिटी जब इस पर बैठ के देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 ही तो नजर आएगी भाई, ग्राउंड फ्रेम से तो दोनों नजर आएंगी और हमसे v1 ही पूछा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इस पर बैठ के v1 ही तो नजर आएगी। बहुत स्मार्ट मेथड है, तो v1 का स्क्वायर ही लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर अब सेंटर ऑफ मास की जो एनर्जी है, जो यहां पर k नॉट को मैंने 0 लिखा है, लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ मास के हॉरिजॉन्टल में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन वर्टिकल में वेलोसिटी आ गई, वर्टिकल में वेलोसिटी आ गई, तो यहां पर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वर्टिकल लिखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आसानी से लिख लोगे। अभी बताइए पिछले पेज पर मैंने आपको क्या बताया था, देखो बड़ी आसानी से लिख लोगे, बड़ी आसानी से लिख लोगे। देखो देखिए, अगर मैं m2 को देखता हूं तो m2 के पास तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है और इसके पास इधर भी वेलोसिटी है और इधर भी वेलोसिटी है। जरा लेफ्ट पेज पे जाओ, पीछे के पेज पे कितनी वेलोसिटी आई थी इसके बाद देखिए, v1 cos थीटा माइनस v2 तो लेफ्ट में और v1 sin थीटा नीचे की तरफ है। तो ये v1 sin थीटा तो नीचे की तरफ आई है और इधर कितनी आई है बेटा, ये आई है v1 cos थीटा माइनस v2 पर हॉरिजॉन्टल में तो ये और ये क्या कर जाएंगे, फाइनली मूवमेंट, दोनों के मूवमेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है। तो VCM की y वेलोसिटी, कौन सी, y कंपोनेंट, ये क्या आ जाएगा बताइए, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखिए यार गलती यहीं पे होनी है जिससे भी होनी है, और बहुत ही लीजेंडरी मेथड से मैं करके दे रहा हूं आपको, समझ लो। ये VCM y सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बताइए इसके पास तो कुछ है नहीं, m1 लिखा है इसको, तो इसको मत, m1 इसको लिखा है तो m1 लिख दो। तो m1 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, v1 साइन थीटा प्लस 0 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास के पास बताइए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आ गया, ये आ गया m1 v1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया बेटा। तो अब यहां पर जो एनर्जी लिखेंगे हम, ये जो एनर्जी लिखेंगे सेंटर ऑफ मास की, केवल y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी की वजह से लिखी जाएगी, ये इसका क्रूशियल पॉइंट है। तो हाफ, वो भी इसके पास होगी m1, थोड़ी सी जगह जरा क्रिएट कर लेता हूं बेटा मैं, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो यहां पर हाफ m1 और ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताइए, m1 v1 साइन थीटा, नहीं यहां पे गलती हो गई है, एक मिनट, क्योंकि सेंटर मास पे तो पूरा मास रखा हुआ मानोगे ना, तो यहां पे कितना लिखोगे, हाफ m1 प्लस m2 और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करने में आपको मजा है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। अब तो सॉल्विंग है केवल, मैं कंप्लीट सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो ये आ गया बेटा m1gh इक्वल टू, ये आ गया हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और v1 का स्क्वायर प्लस हाफ। अब यहां पर थोड़े से स्मार्ट हो जाओ, देखना ध्यान से, एक तो ऊपर से m1 का स्क्वायर आएगा इनटू ये आएगा v1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो जरा क्या आएगा, ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर आएगा, एक m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे एक बचेगा केवल m1 प्लस m2 ये। अब देखिए इसमें से देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा m1gh, बड़े सावधानी से करना कोई गलती ना हो जाए, जो कॉमन आ रहा है उसको ले लीजिए पहले। एक तो हाफ मुझे दिख रहा है दोनों में, एक मुझे m1 दिख रहा है और नीचे दिख रहा है m1 प्लस m2 ये दिख रहा है बेटा, और क्या दिख रहा है बताइए, v1 का स्क्वायर। अच्छा इधर से तो बाद में देखना, पहले यहां से जो कॉमन निकाला है उसको रिड्यूस कर दो इसमें से। तो एक हाफ हट गया, m1 हट गया, तो ऊपर बचा m1, v1 का स्क्वायर हट गया, तो ये बचा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और क्या बच गया, m1 प्लस m2 तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया ये। अब इसमें से रिड्यूस कर लो, देखिए हाफ गया, m1 गया, m1 प्लस m2 गया, v1 केवल m2 बचा, ये टर्म बच गया यहाँ, ठीक है बेटा, बड़ी आसानी से आ गया अब तो सॉल्व हो गए। तो अब इसको m1 से m1 को तो कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 gh
और 2 टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू v1 का स्क्वायर और m2 प्लस m1 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप पहले सॉल्व करते हैं ना तो लाले पड़ जाते, इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है ये। तो v1 इक्वल टू अंडर द रूट 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 gh डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, m2 प्लस m1 और साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर तक मैंने क्वेश्चन पहुंचा दिया, इरोडोव की बुक का क्वेश्चन है। और अगर v1 पता लग गया तो अब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है लिखने की, सब निकल के आ जाएगा वैल्यू। अब कोई भी दिक्कत नहीं है लिखने में, जब v1 ही आ गया तो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको और दिखाते हैं कि इस फंडे को हम कैसे लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। एक बेहतरीन क्वेश्चन में और दिखाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में लगाना इस कंसेप्ट को। जैसे ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर अच्छी किताब में दिया है, आपको लिखना पड़ेगा इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे एक m1 मास का ब्लॉक और सभी सरफेस स्मूथ हैं, v0 की वेलोसिटी से छोड़ दिया, तो हमको एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाना पड़ता है और वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ती है जब ये ए पॉइंट पर होता है, तब भी फाइंड आउट करना पड़ता है, और ये बी पॉइंट पर होता है तब भी फाइंड आउट करना पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी जरा यूज करके दिखाता हूं। तो अभी मैं ए के लिए फाइंड आउट कर देता हूं। तो ए के लिए मान लीजिए इस तरीके से आया, जब ये ब्लॉक m1 का ए पर पहुंचा, ए पर पहुंचा यहां, तो जब यहां पहुंचेगा तो इसके रेस्पेक्ट में बताओ, केवल ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा ये v1 से, ये m1, और हॉरिजॉन्टल में इनके पास, दोनों के पास एक कॉमन वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहां पर ये वर्टिकल में मूव करेगा, क्योंकि सेमी सर्कल का वर्टिकल पार्ट है, या यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल है, ठीक है बेटा, ये है। अच्छा, यहां से हाइट कितना अचीव कर गया होगा ये r। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बेसिकली मुझे इक्वेशन लगानी है। तो एनर्जी कंजर्वेशन वही लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब यहां पे देखिए दिक्कत थोड़ा सा, दोनों में एक डिफरेंस है। जैसे सेंट्रोमास की स्पीड यहां पे देखें तो यहां पे सेंट्रोमास केवल हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, लेकिन सेंट्रोमास का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहां होगा वही यहां होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं सेंट्रोमास की बात करूं, सेंट्रोमास की सीएम की, तो पहले लिख देता हूं सेंट्रोमास का ये कंपोनेंट वीएक्स वही रहेगा जो है सो, और यहां पर जो सेंट्रोमास की वेलोसिटी होगी वीएक्स तो वही रहेगा, लेकिन एक वी वाई कंपोनेंट और आ जाएगा, ये सेंट्रोमास है सीएम। यहां पे कितना मास रखा हुआ है m1 प्लस m2। ये मैं पहले ही आपके लिए चीजों को तैयार कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए, m1 प्लस m2। अच्छा, वी वाई भी फाइंड आउट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ v1। तो बताइए वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, वर्टिकल के लिए लिख रहा हूं मैं, m1 प्लस m2। तो वी वाई इक्वल टू, देखिए इसके पास तो वर्टिकल में कोई वेलोसिटी है नहीं, केवल इसके पास है, इसके पास हॉरिजॉन्टल में v और वर्टिकल में v1 है। इतना सब मैकेनिक्स आपको आने लग गई होगी अब तक। तो ये आ जाएगा m1 v1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे बड़े आसानी से। चलिए लिखते हैं अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ग्राउंड फ्रेम से यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रोमास फ्रेम। तो सेंट्रोमास फ्रेम को यूज करके लिखते हैं, एक तो रिड्यूस मास आता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में क्या है v0 का स्क्वायर। आप m2 पर बैठ के m1 को देखोगे तो यही तो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी v0, तो ये आ गया v0 का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रोमास। तो सेंट्रोमास का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मूव करेगा, तो मैंने यहां पे vx का स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू, और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है, इक्वल टू, इसको भी जरा इधर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, जो हमारा काम होना था वो हो ही गया, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे तो वही, एक तो सेंट्रोमास फ्रेम से तो वो तो रिड्यूस मास लिखना है m1 m2, ओरली लिखना आना चाहिए अब तो m1 प्लस m2, और रिलेटिव वेलोसिटी जब इस पर बैठ के देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी केवल यही नजर आएगी वर्टिकल वाली, केवल यही नजर आएगी भैया वर्टिकल वाली, केवल v1 नजर आएगी,
V1 नजर आएगी, केवल केवल V1 नजर आएगी, तो यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे, V1 का स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास की एनर्जी में देखिए m1 प्लस m2। अब यहां पर आएगा एक तो, अब यहां पर हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी होगी vx का स्क्वायर प्लस वर्टिकल में भी वेलोसिटी होगी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई m1g_r। यार लिखना सीख लो, बड़े बड़े क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के, यहां पर जाके अच्छे अच्छे बच्चे एकदम सांसें फैला देते हैं, नहीं होते हैं कैलकुलेशन, अटक जाते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो ये टर्म और ये टर्म चला गया, ठीक, क्लियर, ये बचा केवल, तो ये बचा हाफ, इसको तो म्यू लिख देता हूं मैं, काय को इतना लेंथ में लिख रहा हूं, और ये आ जाएगा हाफ म्यू V1 का स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए कितना आएगा, ये आएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू Vy का स्क्वायर, Vy ये लिखा हुआ है, तो Vy में कितना आएगा बताइए, ये आएगा m1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर और प्लस m1g_r। बस खत्म खेल, केवल V1 का स्क्वायर हमें निकालना था, बड़ी आसानी से सॉल्व होके निकल आएगा, ठीक है। V1 का स्क्वायर ही तो अननोन दिख रहा है, अब इतनी सॉल्विंग तो मौके पर कर ही लेंगे भाई। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा रहा ना, मैं तो केवल इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं बेटा, अभी मैं केवल आपको इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं। तो यहां से कैंसिल करना चाहो तो कर दो, m1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस ये आ जाएगा m1g_r। इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं केवल मैं, मासेस का डाटा इस तरीके का दिया हुआ कि बड़ी आसानी से कैलकुलेशन होने लगेंगे। अब जरा इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर ये पहुंच जाता है तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, देखिए नहीं तो सॉल्व करते करते सांसें फूल जाएंगी, बता रहा हूं मैं, आप सीख लो ये चीजों का। जब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा बी पर, ठीक है, रेडियस तो आ रहा है, तो मैं डायग्राम बना देता हूं इसके लिए। अब यहां पर फिर एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए किसी V1 से जा रहा है, तो अब देखिए फिर से यहां पर ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी बात पहले ही बता दूं। अब देखिए इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास केवल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, केवल हॉरिजॉन्टल में थी, जो भी थी, और यहां पर भी ना ही तो m2 के पास हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है सॉरी वर्टिकल में, ये कॉमन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होगी, और ना ही इसके पास कोई वेलोसिटी वर्टिकल में। तो इस समय सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल कंपोनेंट फिर से क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा, और जो भी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में होगी, और हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही होगी जो यहां पर है। तो अगर यहां पर सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी vx है, तो यहां पर भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में vx रहेगी। तो अब मेरे लिए फर्दर आसान हो जाएगा यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखना। तो लिख देता हूं बेटा मैं, आइए लिखते हैं, अब और आसान हो गया, ये आसान हो गया और फर्दर। तो बताइए क्या लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल एनर्जी बताइए, ये वही तरीका, म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर कितना है, वी नॉट का स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास की एनर्जी। अब देखिए यहां पर सेंटर ऑफ मास की एनर्जी में कोई चेंज आएगा नहीं, तो उसको मैं के नॉट लिख देता हूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास पे यहां पर मास कितना रखा होगा, यही रखा होगा m1 प्लस m2, और यहां भी सेंटर ऑफ मास कितना होगा बताइए, m1 प्लस m2। चाहो तो लिख के कैंसिल कर देना, चलो मैं लिख के कैंसिल करा देता हूं, हाफ m1 प्लस m2 और vx का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल आ जाएगा हाफ म्यू। अब बताइए जब इस पर बैठ के देखोगे तो केवल v1 ही तो नजर आएगा, केवल v1 ही तो नजर आएगा, यही हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास तो अभी भी उसी स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई लेना देना है नहीं, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, m1g इंटू 2r, और ये टर्म क्या कर गए, कैंसिल आउट हो गए। देखिए कितना बेहतरीन सॉल्विंग आ गई। तो ये आ गया हाफ म्यू वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ म्यू v1 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया m1g इंटू 2r।
तो मैंने आपको ये आ गया, अब बहुत आसान है, V1 सॉल्व करना था, निकल के बड़ी आसानी से आ जाएगा। डाटा को जैसा दिया रहेगा कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद तो मैंने आपको ये सिखाया कि हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में किस तरीके से आसानी से करा ले जाते हैं। ठीक है।